वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पेपर टू कॉमर्स से रिलेटेड हैं। जितने भी यूनिट्स हैं पेपर टू में कॉमर्स के, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, बेसिकली मैं आपको वो टॉपिक्स आज के वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। और जो ये टॉपिक्स बताने का पर्पज़ ये नहीं है कि आप जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो ना कीजिए, ये छोड़ दें, ठीक है, ऐसा कुछ पर्पज़ नहीं है। ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, बेसिकली इनमें से जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग हर एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स में से जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग हर एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, दैट इज़ यूनिट 1, जो कि हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट। इसमें से बेसिकली जो कंसेप्ट्स हैं एंड एलिमेंट्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। दैट इज़ इसमें बेसिकली जो पेस्टल आता है, दैट इज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, या फिर माइक्रो जो मैक्रो वाले होते हैं, मतलब जो फैक्टर्स होते हैं, उनमें से क्वेश्चंस पुटअप होने के चांसेस रहते हैं, बट बहुत ही कम रहते हैं वैसे, बट हो जाते हैं कई बार ईजी क्वेश्चन भी, क्योंकि जो पेपर है वो उसमें ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं। सो अकॉर्डिंगली जो है इनमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। फाइन। द नेक्स्ट वन इज़ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी में से काफ़ी चांसेस बनते हैं। बैंक रेट हो गया, क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो हो गया, कौन से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें से काफ़ी चांसेस रहते हैं बनने के। द नेक्स्ट वन इज़ कोपरा, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इनमें से भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। दैट इज़ कितने तक डिस्ट्रिक्ट होता है, कितने तक स्टेट में अलाउड होता है केस फाइल करना, ठीक है, ये कब आया था एक्ट एंड ऑल, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ मोड्स ऑफ एंट्री। इसमें से क्वेश्चन एक्सपोर्टिंग से रिलेटेड भी आया हुआ है। दैट इज़ जो मोस्ट ईजीएस्ट या मोस्ट कन्वीनियंट जो मोड माना जाता है वो एक्सपोर्टिंग ही होती है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। सो इसमें से भी बेसिकली क्वेश्चंस पुटअप हुआ है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं थियरीज में से। इसमें से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी थियरी कब आई है या कौन सी थियरी क्या बोलती है, इसमें से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रेड बैरियर्स पे। ट्रेड बैरियर्स यानी कि जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस बहुत बार पुटअप हुए हैं। फाइन। आगे हम चलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में कितने अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, या कितने में बेसिकली डिवाइड होता है, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। फाइन, ठीक है। आगे जो हम चलते हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इसमें से तो कंफर्म है कि क्वेश्चन जो है लगभग हर बार इसमें से पुटअप इसमें से पुटअप होता ही होता है, ठीक है। आईएमएफ कब बना था, या तो इनके जो है हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग में आते हैं कि लाइक एक साइड हमें इंस्टीट्यूशंस दे देंगे, एक साइड हमें दे देंगे कि इनको मैच कीजिए कब एस्टैब्लिश हुए थे, या फिर इनके हेडक्वार्टर्स दे देंगे कि किसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है। या तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या फिर इनके फुल फॉर्म, या फिर फुल फॉर्म से रिलेटेड वैसे बहुत कम आते हैं, ठीक है। या फिर ये पूछ लेंगे जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में है उसमें कितने मेंबर्स है, ब्रिटेन वुड्स जो ट्विंस, उस टाइम पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुए थे, ठीक है। सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कंफर्म है कि जो इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से क्वेश्चंस आते हैं, पुटअप होते ही हैं। सो ये टॉपिक आप बेसिकली ये बताने का पर्पज़ यही है कि जो ये वाले टॉपिक है आप ज़्यादा अच्छे से कीजिए और इसको पहले कर लीजिए और इसको पक्का कर लीजिए, क्योंकि इनमें से तो क्वेश्चन लगभग हर बार नहीं कहूँगी बट लगभग हर बार, मतलब ऑलमोस्ट जो टाइम है वो पुटअप होते ही होते हैं इनमें से क्वेश्चन, ठीक है। सो बाकी भी टॉपिक कीजिए बट इनको मतलब ज़्यादा अच्छे से या फिर इनको पहले कीजिए ताकि ये ज़्यादा पक्के हो जाएं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ। द नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग है। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किससे रिलेटेड आते हैं, एक तो जो प्रैक्टिकल पोर्शन में, अगर वैसे तो प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ही कम आता है जो कॉमर्स का पेपर होता है उसमें, ठीक है, रेयर ही आता है, ठीक है। अगर आएगा भी तो नॉर्मली जैसे वो पूछ लेंगे कि गुडविल निकालो, ठीक है, या फिर वो रेशो दे देंगे, लाइक सेक्रीफाइस रेशो निकालो, न्यू रेशो निकालो, किसी से भी रिलेटेड आ सकता है, चाहे वो पार्टनरशिप है, रिटायरमेंट हुई है, किसी की डेथ हुई है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी हुई है, कोई भी वो क्वेश्चन में किसी का भी कंसेप्ट देके वो बोल देंगे कि गुडविल की वैल्यू निकालो या सेक्रीफाइस रेशो निकालो, न्यू रेशो निकालो, ठीक है। सो ये इस टाइप से रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ रेशो एनालिसिस। वो फार्मूला पूछ लेते हैं कि किसका क्या फार्मूला है, या फिर नॉर्मली ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितनों में डिवाइड होता है। मेनली ये 4 टाइप में होता है, ठीक है, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ठीक है, एक्टिविटी रेशो, टर्नओवर रेशो। सो ये बेसिकली जो होते हैं ये रेशोज़ में मतलब कितने रेशोज़ में डिवाइड होता है, या फिर कौन सा रेशो जो है वो किसका पार्ट है, या इसके फार्मूलाज। सो इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। कैश फ्लो एनालिसिस में से काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं आने के क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़, जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी आया हुआ है एग्जाम में,
एक बार कि इसमें से कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, दैट इज़ इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ये वाली एक्टिविटीज़ जो होती हैं, 3 एक्टिविटीज़ जो मेन होती हैं, बेसिक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगी। सो ये बेसिकली जो होता है ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यहाँ मैथड्स होते हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को हम कितने मैथड से इवेल्युएट कर सकते हैं, उनकी मतलब एक अकाउंटिंग कर सकते हैं, बेसिकली उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के जो मैथड्स होते हैं, इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है। इवन लास्ट टाइम भी आया था, जो HRA का एक मैथड था, अभी किसने दिया है ये मैथड, ठीक है, या हम किस में हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करते हैं, किस में हम नहीं करते हैं, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से काफ़ी बनते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़, इसमें से तो कंफर्म है कि क्वेश्चन मतलब 99% जो पेपर्स होते हैं उनमें आता ही आता है इसमें से क्वेश्चन, 1% नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बट 99% एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि या तो वो पूछ लेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाइक A7 लिख दिया, इसमें बेसिकली मैच द फॉलोइंग में आता है ये क्वेश्चन। एक साइड आपको स्टैंडर्ड्स दे देंगे A7 A21 ऐसे करके हमको ये स्टैंडर्ड्स दे देंगे, एंड एक साइड में हम उनके नेम्स दे देंगे एंड आपको मैच करना होगा, ठीक है। इसमें से बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इसमें से क्वेश्चंस अब ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि पहले तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से पूछे जाते थे, अब बेसिकली जो है IFRS भी जुड़ गया है न्यू पैटर्न में, तो इसमें से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं क्वेश्चन पूछने के, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इनको आप ज़रूर करके जाइए, ठीक है। ये अकाउंटिंग के मेनली जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जिसमें से ज़्यादा बनने के चांसेस हैं, ठीक है। और ऑडिटिंग में से बेसिकली जो है कोई ऐसा कुछ पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न नहीं है कि हाँ भी इसमें से हर बार आता है, क्योंकि कई बार ऑडिटिंग स्किप भी कर देते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, एंड किसी टाइम में जो होता है ऑडिटिंग में से ही आ सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस। सो उसमें से कुछ ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है कि ये टॉपिक ज़्यादा रेलिवेंट है, इसमें से ज़्यादा आने के चांसेस है और दूसरे में से कम है, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं यूनिट नंबर 4 पे। जो यूनिट नंबर 3 है दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, उसमें से भी जो है ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जो ये हर बार स्किप करते हैं, या फिर ऐसा कोई टॉपिक जिसमें से हर बार आता है। नॉर्मली उसमें जो सारा ही सिलेबस है उसमें से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, ठीक है। कई बार किसी में से हो जाता है, कई बार किसी में से हो जाता है, ठीक है। सो ऐसा कुछ उसमें भी हम रेलेवेंट अलग से नहीं निकाल सकते भी जिसमें जो क्वेश्चन लगभग हर बार ही रिपीट हुआ हो, ठीक है। नॉर्मली उसमें जो टाइप्स होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो के, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हो गए, इनमें से रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं बिजनेस फाइनेंस पे। बिजनेस फाइनेंस में बेसिकली जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरीज, डिविडेंड स्ट्रक्चर की थियरीज जो होती हैं, एंड जो कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स हैं, इनमें से तो एक क्वेश्चन कंफर्म ही है कि आएगा ही आएगा। नॉर्मली इनमें से वो पूछते हैं कौन सी थियरी रेलिवेंट है, कौन सी थियरी इररेलेवेंट है, या कौन सी थियरी क्या बोलती है। लाइक गॉर्डन जो अप्रोच है डिविडेंड थियरीज में, जो गॉर्डन वाली अप्रोच है उसको हम बर्ड इन हैंड बोलते हैं। सो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। ये कौन सी पॉलिसी रेलिवेंट है, इससे रिलेटेड भी आया हुआ है। प्लस इसमें जो फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, वो भी आए हुए हैं कि इस पॉलिसी का, इस अप्रोच का बेसिकली क्या फार्मूला है, ठीक है। प्रैक्टिकल पोर्शन में भी आया हुआ है कि आपको जो है वो वैल्यूज़ दे देंगे और आपको बोल देंगे कि इस मेथड के अकॉर्डिंग, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकालिए फर्म की, ठीक है। सो इनमें से क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। उसके बाद जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से बनने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़, इनके बारे में वो बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं ईजी में, ठीक है। उसके बाद जो लीज फाइनेंसिंग है, इसमें से बेसिकली रहते हैं चांसेस लीजर और लीजी के क्वेश्चन आने के। साथ ही में जो ऑपरेटिंग लीज होती है, जो ऑपरेशनल लीज होती है, जो फाइनेंशियल लीज होती है, उसमें से भी काफ़ी चांसेस बनते हैं। एंड क्वेश्चन आया भी हुआ है एक बार फार्मूले के, उसमें भी आया हुआ है कि हाँ भी हमें फार्मूला निकाल के उसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब प्रैक्टिकल वे में भी आया हुआ है एंड थ्योरेटिकल वे में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसमें से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। बाकी भी इंपॉर्टेंट होंगे, बट इनमें से मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग हर बार रिपीटेशन होती ही होती है। सो मैं रिपीटेशन वाले बेसिकली आपको टॉपिक बता रही हूँ कि जिसमें से रिपीटेशन होती है। एंड ऑब्वियसली सी बात है, अगर रिपीटेशन हो रही है तो वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि एनटीए उन टॉपिक्स को हर बार ही उठाती है लगभग, ठीक है। आगे हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 पे, दैट इज़ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। इसमें जो है बेसिकली जो सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर्स हैं, डिस्पर्जन स्क्यूनेस के चैप्टर्स हैं, या कोरिलेशन के चैप्टर्स हैं, इनमें से काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं पेपर आने के। फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं आपको, मीनिंग भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। एंड कोरिलेशन में भी जैसे हम वो एक फॉर्मूले के रूप में भी दे सकते हैं, कौन ज़्यादा बड़ा है कौन कम, मतलब उसमें ग्रेटर देन और लेस देन, उस वे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम चलते हैं दैट इज़ सैम्पलिंग टेक्निक्स में। बेसिकली जो ये सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर्स हैं इनकी आप थ्योरी बहुत ही अच्छे से करके जाइए। जो हिस्ट्री होती है, मतलब जो बेसिक जो शुरू के 1-2 पेजेस में प्रैक्टिकल से पहले दी होती है ना, मतलब हम किसको क्या बोलते हैं, अनदर जो नेम्स होते हैं, ठीक है, कई बार एक चीज़ के 2-3 नेम्स होते हैं, उन नेम्स को पढ़ के जाइए क्योंकि नेम्स में से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसका अनदर नेम क्या है, ठीक है, मीन मोड मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो इनकी बेसिकली जो थ्योरी होती है उसको आप पढ़ के जाइए। प्लस इसमें हम जो अजम्पशंस होती है ना, लाइक जो हम एवरेज मेथड्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, उसमें हम क्या जो अर्थमेटिक मीन वाला जो मेथड है उसमें हम क्या अजम्पशंस लेके चलते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या अजम्पशंस लेके चलते हैं, मीडियन में हम क्या लेके चलते हैं, ठीक है। सो वो अजम्पशन से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स में। इसमें से क्वेश्चन 99% एग्जाम्स में आया हुआ है। आपको पूछेंगे ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इनमें से कौन से, ये या तो ये पूछ लेंगे कि जैसे 3 तो इन्होंने दे दिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टेक्निक्स और एक दे दिया नॉन प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। और इसमें से फिर आपको ये पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा जो है प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब वो नॉन प्रोबेबिलिटी होगा, तो आपको ये उस वे में जो है क्वेश्चंस इसमें से नॉर्मली पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में से इसमें से 99% में एग्जाम रिपीट होता ही होता है इस टॉपिक में से, ठीक है। सो ये टॉपिक ज़रूर पक्का पक्का करके जाइए। प्लस स्टैंडर्ड एरर में से भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, 99 नहीं बट हाँ काफ़ी बार आया हुआ है इसमें से भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड एरर में से। सो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं टेस्ट में। टेस्ट में बेसिकली जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं। आपको कई सारे ऑप्शंस दे देंगे, नीचे कोड्स दे देंगे, उस वे में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से बताइए कि कौन से पैरामीट्रिक टेस्ट हैं एंड कौन से नॉन पैरामीट्रिक। सो आपको क्लास मतलब उसमें से चूज़ करना होगा कि कौन से पैरामीट्रिक हैं और आपको करेक्ट कोड उसमें उस वे में आपको इसमें से आंसर करना होगा, ठीक है। बेसिकली इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है। या फिर अगर टेस्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना तो जो है वो जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा एंड काई स्क्वायर टेस्ट, इन 4 टेस्ट में से ज़्यादा चांसेस बनते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के, ठीक है। जो मान विटने टेस्ट है, यू टेस्ट है या रैंक टेस्ट है, इनमें से जो है बहुत मतलब आते हैं क्वेश्चन बट बहुत कम बार आते हैं, ठीक है। बट जो जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा है एंड काई स्क्वायर टेस्ट है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, ठीक है। और इनमें से ही ज़्यादा आते भी हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम चलते हैं दैट इज़ 6th यूनिट पे, जो कि है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें से क्या रहेगा, बेसिकली क्वेश्चंस जो रहेंगे इसमें जो बेसिक होता है ये तो बहुत ही इजी है, आप वैसे भी कर ही लोगे। जो प्रिंसिपल्स होते हैं एंड जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, दैट इज़ प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वगैरह वाले, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये वाले जो फंक्शंस होते हैं ये तो इनमें से तो आते ही हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ये एट द सेम टाइम जो है ये HRM में भी आप करके जाना, ठीक है। जो HRM में है प्लानिंग हो गया, ठीक है, रिक्रूटमेंट की टेक्निक्स होगी, सिलेक्शन की टेक्निक्स होगी, ट्रेनिंग की ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब होगी। सो ये सब जो टेक्निक्स हैं वो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उसको उसमें ही आ जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज़ आप अच्छे से करके चाहिए। प्लस इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। जो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, उसमें से चांसेस बनते हैं काफ़ी ज़्यादा आने के। और भी अदर भी जो स्ट्रक्चर और भी जो अदर फॉर्म्स होती हैं जो अपने को सिलेबस में मेंशन है वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल है, बट कई सारी और भी स्ट्रक्चर के फॉर्म्स, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके फॉर्म्स होते हैं। सो वो भी आप करके चाहिए, ठीक है। जो मोस्ट ओल्डेस्ट पूछा हुआ है इन्होंने एक बार क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा है जो मोस्ट सबसे ज़्यादा पुराना टाइप का चलता था, ठीक है। वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो टॉप टू बॉटम ही जाता था, कोई साइड में कोई एडवाइजरी स्टाफ नहीं होता था, ना कुछ सपोर्ट करने वाला होता था। प्रॉपर जो कम्युनिकेशन है वो टॉप टू बॉटम ही जाती थी, एक लाइन में जाती थी, ठीक है, टॉप अथॉरिटी से लेके जो लोएस्ट अथॉरिटी है वहाँ तक। सो ये मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। सो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, फाइन। आगे हम चलते हैं दैट इज़ मोटिवेशनल एंड लीडरशिप की थ्योरी। लीडरशिप की थ्योरीज में से भी आते हैं क्वेश्चन, बट लीडरशिप से ज़्यादा जो है मोटिवेशनल थ्योरीज में से ज़्यादा आए हुए हैं क्वेश्चन, ज़्यादा बार आए हुए हैं। सो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट मोटिवेशनल लीडरशिप थ्योरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा बार आए हुए हैं, फाइन। आगे हम चलते हैं जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 बार। इसमें से वो पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग्स में भी इसमें आया हुआ है क्वेश्चन कि एक साइड इन्होंने दे दिया कि ये सारे ऑप्शंस दे दिए और इन्होंने बता दिया से इनमें से इंसेंटिव्स कौन से हैं, मनी इंसेंटिव्स कौन से हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स कौन से हैं, ठीक है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन का क्या होता है मीनिंग, ये जो वो होते हैं ना क्वेश्चन असर्शन वाले, स्टेटमेंट असर्शन वाले, उसमें से आ जाता है जॉब इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। जो नॉर्मली जो ये वाला सेक्शन है ना HRM वाला, मतलब जो बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, इस पोर्शन में से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन
जो दर्शन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, इनमें से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। फाइन, आगे हम चलते हैं 9th यूनिट पे, दैट इज़ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। उससे पहले जो 2 यूनिट और हैं, एक तो है 7th यूनिट जो कि है बैंकिंग वाला यूनिट, एंड जो 8th यूनिट है वो मार्केटिंग वाला यूनिट है। इसमें से भी जो है मतलब ये किसी भी टॉपिक में से आ जाता है क्वेश्चन। इसका भी ऐसा कुछ प्रॉपर पैटर्न नहीं है कि इसमें से ज़्यादा बार पूछा गया है या इसमें से कम बार पूछा गया, सो उसके मैंने इसमें मेंशन नहीं किए हैं। मार्केटिंग है, पूरा इजी होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ये किसी भी टॉपिक में से कभी किसी में से आ जाता है, कभी किसी में से आ जाता है। सो ये पूरा का पूरा ही जो यूनिट है वो एट द सेम टाइम पूरा इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ऐसे ही बैंकिंग में है। वैसे बैंकिंग में आपको 1-2 टॉपिक बता देती हूँ, लाइक बेसल नॉर्म्स है, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्लस जो इस बार आया हुआ था लास्ट दिसंबर वाले एग्ज़ाम में आया हुआ था, उसमें आया हुआ था जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके जो डेट बतानी थी कि ये कब एस्टैब्लिश हुए थे। मतलब उनको एक ऑर्डर में, एक सीरीज़ में जो है उनको सेट करना था कि कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, कौन सा इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कौन सा बैंक, बेसिकली डेवलपमेंटल बैंक, ठीक है। सो उस टाइप के इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि IRDA, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और बेसिकली इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फंक्शनिंग पूछ लेंगे बैंकिंग की, जो कमर्शियल बैंक्स वगैरह होते हैं। आगे हम चलते हैं 9th यूनिट पे, दैट इज़ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ये बी लॉ का यूनिट, बी लॉ है, दैट इज़ बिजनेस लॉ है। इस क्वेश्चन में से सारे ही एक्ट हैं इम्पॉर्टेंट हैं, बट जिनमें से जो ऐसे एक्ट हैं जिनमें से क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, वो एक्ट बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930, इसमें से भी जो राइट्स के बारे में है या ये एक्ट कब आया था, कैसे हुआ था, वो सारा मतलब इस एक्ट में से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है 1881, ठीक है। कंपनीज एक्ट है 2013 एंड कंपटीशन एक्ट है 2002, ठीक है। कंपटीशन एक्ट में से इस पर भी आया हुआ था, लाइक इनमें से एक चीज़ बतानी थी जो इसके जो अप्रोच है उसके अंदर नहीं आती है। जो मोनोपोलिस्टिक जो MRTP एक्ट था उसके अंडर आती थी वो चीज़, बट इसके अंदर नहीं आती है अब। सो उस चीज़ से रिलेटेड वो क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सो ये बेसिकली जो एक्ट हैं इनमें से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वाले जो एक्ट्स हैं इनको ज़्यादा NTA उठाती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। जो ITI एक्ट है या जो अदर एक्ट्स हैं बेसिकली उनमें से थोड़े से कम उठाती है उनको, बट ये वाले एक्ट तो जो है ज़्यादा मतलब उठाती है, ठीक है। सो ये था। उसके बाद जो आता है हमारा 10th यूनिट आता है जो कि है इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। उसमें से भी ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके इनकम टैक्स में से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार जैसे एक बार हुआ था कि 5 हेड्स में से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे जो 5 हेड्स हैं बेसिकली, और इस बार 5 हेड्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, ठीक है। ऐसे ही कई बार डिडक्शंस में से पिछली बार आए हुए थे क्वेश्चन, ठीक है, इस बार कुछ भी नहीं आया हुआ था उसमें से, ठीक है। सो ऐसा कुछ हो जाता है कि हाँ भी, या फिर टैक्स इवेजन हो गया, टैक्स अवॉइडेंस हो गया, ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये सारा ही मतलब यूनिट है कि इसका कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो हर बार उठाया जाता है या लगभग हर बार उठाया जाता है, ठीक है। सो इसमें से बेसिकली जो है कई सारे बनते हैं क्वेश्चंस, और किसी भी टॉपिक में से ही मतलब सारे ही जो टॉपिक है वो इक्वली ही इंपॉर्टेंट है और किसी में से भी बन सकते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो उस यूनिट का भी मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। सो ये थे हमारे जो सेकंड पेपर है जो कॉमर्स के, मैंने वो क्वेश्चंस बताए हैं इसमें जिसमें से ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो आप इसे एज अ गाइडेंस आप ले सकते हैं, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर के करेंगे पेपर उसमें भी आपको पता लगेगा कि इन टॉपिक्स में से ज़्यादा बार उठ के आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।